नाउ करंट अकाउंट डेफिसिट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। ठीक है, हमारा एक टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट डेफिसिट। थोड़ा खुद से भी सर्च किया करो अरुण, ट्राई टू सर्च ऑन योर ओन, अब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, if you read something in newspaper then try to search it on your own, you will be able to understand it, if not then you can ask। ठीक है, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट ऑन योर ओन। मैंने आपको इतनी इकोनॉमी पढ़ा दिया, नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, you will read new terms, ठीक है, newspaper, not daily but maybe in a month or in a week you will read some new terms। Okay, then go through the google it, and if you are not able to understand it then you can ask। ठीक है, because there in newspaper new terms keeps on coming। Okay, लेकिन जब आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये टर्म आपको आती है। ठीक है, बस उसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं या किसी कंसेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट एंड इट्स इम्प्लीकेशन, इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपको क्या करना है, पीटी 365 पढ़ना है ना। मैंने पीटी 365 के लिए क्यों बोला है, क्योंकि पीटी 365 में वो कोई भी नई नई टर्म्स होंगी तो उनके बारे में उसने दे रखा होगा। ठीक है, नई टर्म्स जो यूज होती है पीटी 365 उनको कवर करता है, डिटेल में नहीं बताएगा आपको, लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्योंकि अब आपको इकोनॉमी आती है। तो पीटी 365 पढ़ने का ये रीजन नहीं है कि पीटी 365 से कोई क्वेश्चन आएगा या फिर पीटी 365 आपको कंसेप्ट क्लियर करेगी। पीटी 365 किसी भी सब्जेक्ट की आप प्रीलिम्स के लिए जो पढ़ते हो, ठीक है, अगर आप पीटी 365 पढ़ोगे तो कुछ टर्म्स ऐसी होती होंगी जो न्यूज में नहीं होंगी। ठीक है, जो हमने पढ़ी या नहीं पढ़ी, क्योंकि सब कुछ तो आपका 2 महीने में या फिर जितना भी टाइम हमने लिया उसमें सब कुछ पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। पीटी 365 किसी भी टॉपिक की हो, भले से वो आर्ट एंड कल्चर की हो, भले से वो पॉलिटिक्स की हो, भले से वो इकोनॉमी की हो, ठीक है, भले से वो आईआर की हो, उसको पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव दो है। पहला तो ये है कि कोई भी न्यू टर्म या न्यू आपकी कोई भी करंट अफेयर्स होगा वो आपको पता चल जाएगा, भले से वो आपने पहले पढ़ रखा है लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि इट वॉज इन न्यूज, क्योंकि पीटी 365 में वही चीज आएगी जो न्यूज में थी। और ये जरूरी नहीं है कि आप पीटी 365 पढ़ो, आप इनसाइट का पढ़ सकते हो, इनसाइट का भी मंथली आता है। आप फोरम आईएएस का पढ़ सकते हो, उसका भी मंथली आता है। चल जाए भाई, आप विजन का पढ़ सकते हो, इनसाइट का फोरम का फैक्टली के नाम से आता है। ठीक है, और विजन का आपका पीटी के नाम से आता है, पीटी या मेंस। इसको तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इनसाइट को, तो बिकॉज दिस इज वेरी बल्की, जो आता है इसका मंथली या जो भी आता है दिस इज वेरी बल्की, ये तो सब कुछ इंफॉर्मेशन डाल देता है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर पेपर। बट ये दोनों में से आप किसी के लिए भी जा सकते हो, दिस इज ऑल्सो गुड फैक्टली एंड दिस इज ऑल्सो। ठीक है, कई लोग दोनों भी पढ़ते हैं, आई यूज टू रीड बोथ। ठीक है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, यू हैव टू स्टिक ओनली टू वन सोर्स, दैट इज दिस वन। सबसे इजी यही है। तो पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो ये है। ठीक है, पीटी 65 पढ़ने को पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि न्यू टर्म्स या फिर आपको कोई भी करंट अफेयर जो छूट गया गलती से, जो न्यूज में रहा हो, ठीक है, उसके बारे में आपको कम से कम पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, सबने पढ़ा होगा पीटी 65, मान लो आपने नहीं पढ़ा, सब पढ़ते हैं, ये तो बेयर मिनिमम कहते हैं ना, बेयर मिनिमम जो आपका है वो है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना। सबने पढ़ा, मान लो आपने नहीं पढ़ा, और मान लो उसी से आपके 4 क्वेश्चन फंस गए, कोई ऐसे क्वेश्चन फंस गए जिनके बारे में आपने नहीं पढ़ा था,
ठीक है, करंट में थे, स्किप कर गए आप, आपने पीटी 65 भी नहीं पढ़ा। न्यूज़पेपर पढ़ते थे, न्यूज़पेपर में भी वो चीज स्किप हो गई गलती से, लेकिन पीटी 65 में दी हुई थी। तो मान लो पीटी 65 से कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए कुछ भी नहीं आया। आपने पढ़ा, अक्सर ऐसा होता है कि आपने पीटी 365 पढ़ा और उससे कुछ भी नहीं आया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मतलब 0 क्वेश्चन आया, तो वो सबके लिए इक्वल है। लेकिन अगर 4 क्वेश्चन आ गए और आपने नहीं पढ़ा तो आप तो रेस से बाहर हो गए, वहां पे तो एक एक क्वेश्चन से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। समझ गए आप, क्यों पढ़नी है आपको, इसलिए पढ़नी है। ये बात हो गई। सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग इज पीटी 365, सेकंड इज if you read a new term now you know about economy, ठीक है, you have concepts with you, ज्यादातर चीजें करंट की भी मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है, बजट मैंने आपको करंट का पढ़ाया। if you read a new term then first google it, now you will be able to understand it that what google is saying। पहले नहीं पता चलता आपको क्योंकि पहले आपके कंसेप्ट थे। even after that you are not able to understand it, then ask me। first thing, if you have new term in your mind, ठीक है। second thing, first thing is new term, second thing, if you have a question, if you have some question related to some concept, if you have some question, then first google it। either you find it in on google or on quora। quora is a platform जहाँ पे मेरे जैसे लोग लिखते हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन पूछते हैं, उनके आंसर हम जैसे लोग लिखते हैं, ठीक है, जिनको आता है, मतलब मैं भी लिखता हूँ कोरा पे, और भी बाकी लोग लिखते हैं, तो यू विल फाइंड आंसर ऑन कोरा आल्सो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अब आप गूगल करोगे कोई भी चीज, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट। अगर उसके बाद भी समझ नहीं आता है, देन आई एम हियर। ठीक है, फिर गूगल भी आपको नहीं समझा पाता है, देन आई एम योर गूगल। फर्स्ट ट्राई ऑन योर ओन। हर सब्जेक्ट में ऐसा ही करना है, भले से पॉलिटी हो, भले से आपका इकोनॉमी हो, भले से आपका हिस्ट्री हो, कुछ भी हो। हिस्ट्री में भी तो आप गूगल करते हो चीजों को, क्योंकि हिस्ट्री में आपको पता चल जाता है, सिर्फ पढ़ना है, समझने की कोई बात है। तो फर्स्ट ट्राई टू गूगल इट, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट देन आस्क, क्योंकि अब आपको समझ आएगा। अब मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, अब आप उस पर चल लोगे। ठीक है, तो आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, अब तो आपके वहां चल रहा है नेट, पहले नहीं चल रहा था, पहले आप मुझसे पूछते तो बात भी समझ आती। फर्स्ट ट्राई टू गूगल इट, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल। ठीक है, और कुछ चीजें जो अवेलेबल नहीं है वो मैंने आपके नोट्स में डाल के दिया आपको, जो नोट्स में बहुत सी चीजें ऐसे जो आपको गूगल पे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, ऐसे सिस्टमेटिक फॉर्म में आपको गूगल पे नहीं मिलेगा। बट इफ यू हैव डाउट, जैसे एक डाउट अभी पूछा है किसी ने, सर हाउ करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस हेल्प्स आरबीआई टू स्टॉक पाइल ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। ऑल्दो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आप इसको लॉजिकली सोचोगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको करंट अकाउंट डेफिसिट, तो आपको खुद समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको गूगल पे जाके सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, आपको गूगल पे सर्च करते ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे किसी दूसरे ने पूछा, अकोमोडेटिव स्टैंस ऑफ आरबीआई ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, दिस वाज इन न्यूज। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, इफ यू विल गूगल इट, हम पढ़ चुके हैं इसको, बस उसने थोड़ा सा उसको नाम चेंज कर दिया, अकोमोडेटिव स्टैंस। ठीक है, आरबीआई इज ट्राइंग टू टेक एन अकोमोडेटिव स्टैंस ऑन आरबीआई ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। सो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, अगर थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचोगे और इफ यू विल ट्राई टू गूगल इट, यू विल फाइंड योर आंसर। ठीक है, और अगर आपको तब भी नहीं मिलता है तो यू आर फ्री टू आस्क मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बोला हुआ ही, व्हाट्सएप पे जो भी वैसे डाउट पूछता है मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन भेजता है मैं चेक करता हूँ। ठीक है, सो करंट अकाउंट डेफिसिट एंड इट्स इम्प्लीकेशन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, यू कैन गेट डायरेक्टली क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि बीच में करंट अकाउंट हमारा सरप्लस भी रहा था। करंट अकाउंट सरप्लस रहने का मतलब है सिस्टम में ज्यादा डॉलर्स आ गए।
करंट अकाउंट सरप्लस रहने का मतलब क्या है, सिस्टम में डॉलर ज्यादा आ गए ना, तो फिर आरबीआई उन डॉलर को खरीदेगा, तो वो डॉलर आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में जाएंगे, तो आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। अगर मैं मेरे पास यहाँ पे 20 अनियंस है, आई एम हैविंग 20 अनियंस, ठीक है, और मार्केट से मैं 10 और खरीद के लाया, तो मेरे पास कितने हो गए, 30 हो गई ना, बढ़ गई ना उनकी क्वांटिटी। तो आरबीआई भी ऐसा ही है, जब करंट अकाउंट आपका सरप्लस होगा, मैंने पहले भी समझाया था आपको, करंट अकाउंट सरप्लस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका सरप्लस है ओवरऑल, तो बहुत ज्यादा डॉलर खरीदने पड़ेंगे उसको, तो जितने ज्यादा डॉलर्स उसके अकाउंट में जाएंगे उतना ही ज्यादा उसका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाएगा। तो जब कभी आप न्यूज में पढ़ते हो कि आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा घटा, वो यही कारण है कि ये आरबीआई डॉलर खरीद रहा है, बाय कर रहा है, या डॉलर को बेच रहा है, सेल कर रहा है। मैंने आपको पढ़ाया था क्या, अगर आपको याद हो तो, स्टरलाइजेशन। तो दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है, उसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। आज अभी हम पढ़ेंगे फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व भी हमारे टॉपिक में, देन वी विल सी, ठीक है। अभी हमने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो टॉपिक बचे हुए हैं अभी वो कंप्लीट नहीं किए, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कंप्लीट नहीं किया है, कैपिटल अकाउंट नहीं पढ़ा है अभी, अभी हमने फॉरेक्स रिजर्व नहीं पढ़े, अभी हमने एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, नीर और वीर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है। देयर आर सम कंसेप्ट, वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी पहले ये वाली चीज देख लो, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि आपका ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन करंट अकाउंट डेफिसिट एंड व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपको जब भी पूछेगा क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे, if you see any term related to balance of payment, then first draw this chart। ये सबसे पहले चार्ट बना देना वहां पर, यहाँ पे करंट अकाउंट, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, और इसमें करंट अकाउंट में विजिबल इनविजिबल और कैपिटल अकाउंट है वो सारा, उसको देख के उसको समझ आ जाएगा कि हाँ यू नो अबाउट द टॉपिक। शुरू में आपने चार्ट बना दिया, उसको पता चल गया कि यू नो अबाउट द टॉपिक, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। सेकंड, करंट अकाउंट डेफिसिट से आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है, ये आपके जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको वो स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देगा, पूछेगा सही है गलत है, ठीक है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को तो जीरो करना ही है ना, तो डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे ना, वो तो है ही, तभी तो डॉलर कम या ज्यादा होते हैं सिस्टम में, इसी वजह से डॉलर की सप्लाई कम या ज्यादा होती है सिस्टम में, दैट इज द ओनली रीजन, ठीक है, दैट इज द ओनली रीजन कि डॉलर कम या ज्यादा होंगे आरबीआई को खरीदने, या वो मैंने आपको समझा दिया है, व्हाई बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाई वी मेक बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो, what are the implications if balance of payment is positive, what are the implications if balance of payment is negative, what is externalization, we already covered all these topics, ठीक है। इनमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जब मैं पढ़ाता हूँ मैं आपसे पूछता हूँ, इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, इन्हीं के बेसिस पे आपका फॉरेक्स रिजर्व मूव करता है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट पे कुछ भी चेंज होगा, इसमें भी चेंज होगा ना भाई, एक्सटर्नलाइजेशन करेगा तो डॉलर खरीदेगा या बेचेगा, खरीदेगा तो इसके फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाएंगे, बेचेगा तो फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएंगे। दूसरा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी तो फर्क पड़ता है, अगर एक्सपोर्ट आपके ज्यादा है, ज्यादा पैसा कमा के ला रहे हो, सिस्टम में ज्यादा डॉलर आ रहे हैं तो आरबीआई खरीद लेगा, ज्यादा डॉलर आ रहे हैं तो ज्यादा डॉलर आ जाएंगे सिस्टम में, ठीक है। तो इसको हम समझ चुके हैं, फिर भी आगे एक बार देखें, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स ऑन योर ओन। अगर आप एक किसी टर्म को गूगल करने जाओगे तो यू विल फाइंड न्यू नॉलेज, आपको दो चार चीजें नई सीखने को मिलेंगी। जैसे आप अगर जाके करंट अकाउंट डेफिसिट को करते हो सर्च, या अकोमोडेटिव स्टेट्स ऑफ आरबीआई को सर्च करते हो, ठीक है, यू विल गेट न्यू नॉलेज, यू विल गेट न्यू इंफॉर्मेशन,
हो सकता है कोई ऐसी टर्म आपको देखने को मिल जाए या फिर आपको पढ़ने को मिल जाए जो पेपर में सीधे के सीधे आ जाए उससे रिलेटेड। तो कहने का मतलब ये है, वैसे तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कोई नहीं पूछेगा आपसे अकोमोडेटिव स्टेटस क्या होता है आरबीआई का। हाँ, ये क्योंकि वो तो सिंपल सा टर्म है, आपसे करंट अकाउंट डेफिसिट जरूर पूछेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट इज इन न्यूज, बहुत ज्यादा न्यूज में। अकोमोडेटिव स्टेटस तो आरबीआई यूज करती रहती है। करंट अकाउंट डेफिसिट आपका क्या है, सरप्लस होता है तो वो न्यूज में आ जाता है, हमारा सरप्लस रहा बीच में करंट अकाउंट, अब वापस डेफिसिट में चला गया। सो करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है, तो होता क्या है तो वो तो आपको मैं बता चुका हूँ डेफिनेशन, आपको मैं करंट अकाउंट के लिए चार्ट भी बना चुका हूँ। अब हम देखते हैं कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। तो पहला है अनसस्टेनेबल, इस तरह से पॉइंट में आपको लिखना है, ठीक है। वैसे तो ये सब चीजें वही लिखी हुई हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, फिर भी हम एक एक करके देखते हैं। इफ ए करंट अकाउंट डेफिसिट इज financed through borrowing, it is said to be more unsustainable, ठीक है। This is because borrowing is unsustainable in the long term and countries will be burdened with high interest payments. Countries with large interest payments have little left over to spend on investment, ठीक है। अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हाई है तो आपको उसको बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट उधर पे करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से जो पैसा है सारा तो उधर चला गया और इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पैसा बचेगा। डेफिसिट है तो उसको तो उधारी लेके करोगे ना, अगर आरबीआई भी देता है, आरबीआई भी करता है तो आरबीआई का भी नुकसान है, ठीक है, ओवरऑल कंट्री का नुकसान ही, ठीक है। सेकंड क्या है, रिस्क ऑफ कैपिटल फ्लाइट, रिस्क ऑफ कैपिटल फ्लाइट। देखो, ए वेरी हाई बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट may at some point cause a loss of confidence by foreign investors। अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा नेगेटिव है या आपका फिस्कल डेफिसिट भी बहुत ज्यादा हाई है, कुछ भी इनमें से हाई हो, तो सीधी सी बात है कि आपकी इकोनॉमी सही से काम नहीं कर रही है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को फिर डर लगेगा कि हमारा पैसा यहाँ पे सेफ है या नहीं है, तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। Therefore, there is always a risk that investors will remove their investment, causing a big fall in the value of currency। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट आपका हाई है, उनका कॉन्फिडेंस खत्म हुआ, वो अपनी सारी मनी विड्रॉ कर ले। मनी उनके किस फॉर्म में, डॉलर्स की फॉर्म में, बाहर वालों ने। अगर वो सारा डॉलर विड्रॉ कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे डॉलर की सप्लाई अचानक से बहुत कम हो जाएगी। अब डॉलर की सप्लाई कम हो गई तो रुपये क्या हो जाएगा आपका, डेप्रिशिएट कर जाएगा ना, वैल्यू रूपी की कम हो जाएगी, क्योंकि डॉलर आपकी सप्लाई कम हुई तो उसके रेस्पेक्ट में डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी और रुपये की वैल्यू कम होगी। सो रुपये का डेप्रिशिएशन हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया आपकी इकोनॉमी में, दे विल विड्रॉ देयर मनी। तीसरा क्या है, फॉरेन ओनरशिप ऑफ एसेट्स। अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट है तो यानी कि आप क्या करते हो, ये करंट अकाउंट में तो आपको डेफिसिट है, लेकिन उसको आप कंपनसेट किसके बेसिस पे करना चाहते हो, कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे। तो कैपिटल में आप ज्यादा से ज्यादा एफडीआई को अलाउ करते हो, ठीक है, या आप लोन भी लेते हो, लोन तो है ही हार्मफुल। अगर आप एफडीआई ज्यादा यहाँ पे ला रहे हो तो इसका मतलब क्या है, बाहर वाले आपके यहाँ के एसेट्स को मैनेज कर रहे हैं। ओनरशिप, जो आपके मेन मेन एसेट्स हैं, ठीक है, जो बेस्ट एसेट्स है, वो हो सकता है कि फॉरेनर्स उनको खरीद के और वो पैसा कमा रहे हो और आपका इनकम कम हो जाएगा उससे, क्योंकि सारा प्रॉफिट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और डिविडेंड कौन ले जाएगा, फॉरेनर्स। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि कैपिटल अकाउंट इज जो है हमारा, वो हेल्दी होना इतना जरूरी नहीं है जितना आपका करंट अकाउंट हेल्दी होना जरूरी है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में जो पैसा होता है वो किसका होता है, वो बाहर वालों का होता है। तो अगर आप देखो थर्ड पॉइंट, इफ यू रन ए करंट अकाउंट डेफिसिट, it means you need to run a surplus on financial capital account। This means foreigners have an increasing claim on your assets, which they could desire to be returned at any time। कभी भी लेके जा सकते हैं भाई, वो तो उनका पैसा है। There is a risk that your best assets could be bought by foreigners, reducing long-term income।
एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि उसने आपकी सब जगह पे एफडीआई लगा के सारा मैनेज खुद कर रहा है, ठीक है। वो तो एक तरह से नियो इंपेरियलिज्म वाली बात हो गई ना, आपका सारा पैसा उनका प्रॉफिट और डिविडेंड में जा रहा है। तो एफडीआई भी एक हद तक सही है, ऐसा नहीं है कि आप सब जगह पे एफडीआई लिया हो, ठीक है, गवर्नमेंट कुछ मैनेज करे ही ना। फिर एफडीआई अगर सब जगह पे 74% अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ बाहर से, तो सारा प्रॉफिट और डिविडेंड तो मैं ले जाऊंगा उस पर, आपको क्या बचेगा। और जो मेन मेन एसेट्स है, मान लो इसको हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट दे दो। मान लो मेन मेन एसेट्स है आपके, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, टेलीकॉम, या आपका एयरलाइंस, ये ठीक है, एयरलाइन एविएशन इंडस्ट्री हो गई, टेलीकॉम हो गया आपका, ठीक है, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया। अगर सब जगह पे आप एफडीआई का पैसा आ रहा है, अच्छी बात है, देखो ऐसी बात है कि ये ऐसा चल रहा है कि करंट अकाउंट में मेरे को प्रॉब्लम है, तो मैं उसको किससे कंपनसेट कर रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट से। लेकिन भाई जो कैपिटल अकाउंट है उसमें तो अपना पैसा है नहीं ना, सारा पैसा तो बाहर वालों का है। तो क्या मैं इस पर डिपेंडेबल हो सकता हूँ हमेशा के लिए? नहीं, मुझे इसको हेल्दी रखना है, करंट अकाउंट, दैट इज माई मनी। ये तो सारा उधारी का पैसा है, बोरोइंग्स है, लोन है, एफडीआई है, एफआईआई है, फॉरेन कैपिटल है, फॉरेन करेंसी, वो तो कभी भी बाहर जा सकता है। तो क्या मैं इस पे डिपेंडेबल हो सकता हूँ? नहीं। इस पे आप डिपेंडेंट रहोगे तो क्या होगा, किसी दिन आपकी इकोनॉमी में उनका खत्म हुआ इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर उनको ऐसा लगा कि भाई कॉन्फिडेंस खत्म हुआ कि यहाँ इकोनॉमी डूब सकती है, यहाँ की गवर्नमेंट ऐसी काम नहीं कर रही है, हमारा पैसा सेफ नहीं है, अगर वो सारा पैसा एक साथ लेके उड़ेंगे, तो क्या होगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अचानक से नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव है और यहाँ का पैसा भी गया, फिर वापस से 1991 वाली कंडीशन हो सकती है। तो आप यहाँ पे उधारी लो, लेकिन उससे क्या करो, आप एसेट्स क्रिएट करो ना, ताकि आगे जाके आपने यहाँ पे 100 करोड़ अगर लोन लिया, तो 100 करोड़ से 200 करोड़ के एसेट क्रिएट करो। लेकिन अगर आप वो 100 करोड़ इसलिए ले रहे हो कि इस वाले डेफिसिट को किया जा सके कंपनसेट, तो दैट इज रॉन्ग। आप उधारी लो एसेट्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अनसस्टेनेबल है, रिस्क है, कैपिटल फ्लाइट का कभी भी जा सकते हैं, और फॉरेन ओनरशिप, अगर आपके एसेट्स की फॉरेन ओनरशिप बढ़ेगी तो वो लेके पैसा आपको थोड़ी ना मिलेगा पैसा, ठीक है। तो ये आपके करंट अकाउंट डेफिसिट के इम्प्लीकेशन, और देखते हैं और भी इम्प्लीकेशन है। फोर्थ इम्प्लीकेशन क्या है, एन इंडिकेशन ऑफ एन अनकॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। सही बात है, आपके एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा कम है, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है, आप हर चीज बाहर से लेके आ रहे हो, इसका मतलब आपकी इकोनॉमी अनकॉम्पिटिटिव है, योर इकोनॉमी इज अनकॉम्पिटिटिव, आप बाहर वाली इकोनॉमी से कॉम्पीट कर ही नहीं पा रहे हो, यानी आपके प्रोडक्ट्स बाहर जा ही नहीं रहे, आप कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हो, आपके सारे प्रोडक्ट्स, आप कुछ नहीं बना रहे हो, आप कौन से खरीद रहे हो, बाहर से, चाइना से, या वियतनाम से, या सऊदी अरेबिया से, कहीं से भी, मतलब चाइना या यूएस से, इनसे ला रहे हो आप सारे प्रोडक्ट। चाइना से, जैसे आप मान लो छोटी मोटी चीज भी अगर चाइना से खरीद के ला रहे हो, इसका मतलब आपकी इकोनॉमी में कुछ बन ही नहीं रहा है, आपके प्रोडक्ट्स है ही नहीं जो आप बना रहे हो। अगर आप खुद बनाते होते प्रोडक्ट्स, तो चाइना से क्यों इंपोर्ट करते? और मान लो चाइना से इंपोर्ट किया भी, तो आपका प्रोडक्ट बिकना चाहिए था, लेकिन आपका नहीं बिक रहा, चाइना वाले बिक रहे, इसका मतलब योर इकोनॉमी इज अनकॉम्पिटिटिव। ज्यादा इंपोर्ट और कम एक्सपोर्ट क्या दिखाता है, अनकॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ योर इकोनॉमी, ठीक है। तो योर इंडिकेशन ऑफ एन अनकॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। देन रिस्क ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आपके यहाँ डॉलर आ ही नहीं रहे, ठीक है, डॉलर कमी हो गई, डॉलर की कमी होगी, डॉलर कम आएंगे तो आपका रुपी क्या हो जाएगा, रुपी आपका डेप्रिशिएट कर जाएगा। सीधी सी बात है, सिस्टम में डॉलर ज्यादा होंगे, सप्लाई जिस चीज की ज्यादा होगी उसकी वैल्यू कम होगी, तो यहाँ पे अगर डॉलर ज्यादा आएंगे तो आपका रुपी हमेशा अप्रिशिएट करेगा, ऊपर जाएगा। अगर आपके डॉलर, जैसे सीधी सी बात है ना, अगर मार्केट में आपके 100 केजी पे 100 100 केजी अनियन है,
और मान लो उस समय आपका 1 kg अनियन आपको 20 रुपए का मिल रहा है। अब अचानक से क्या है, आपके यहाँ पे 1000 kg अनियन आ गए, बढ़ा दी सप्लाई आपने। अब आपको 1 kg अनियन कितने का मिल रहा है, 20 के बजाय कितने का मिल रहा है, ₹15 का। तो रुपए की वैल्यू बढ़ गई ना, अब आप कम पैसों में वो चीज खरीद पा रहे हो। ऐसा ही यहाँ पे डॉलर बढ़ेंगे तो आपकी रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। डॉलर बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गई ना, तो रुपये की वैल्यू उनके मुकाबले बढ़ गई। डॉलर कम होंगे तो डॉलर क्या हो गया, आपका डियर हो गया, यहाँ पे कम है तो इनकी सप्लाई कम है, तो उसके रेस्पेक्ट में रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट कर जाएगी। ठीक है, क्लियर लॉजिक। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो रिस्क ऑफ डेप्रिशिएशन, a country running large current account deficit is always at risk of seeing the value of currency fall. A depreciation in the exchange rate will cause imported inflation. अब आपको ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे डॉलर के बदले। पहले आप बाहर से कुछ लाते थे तो डॉलर के बदले आपको कम रुपए देने पड़ते थे, बाहर से लाओगे तो डॉलर में पे करना है, तो डॉलर कैसे लाओगे, रुपए में एक्सचेंज करके। तो जितने भी आप बाहर से इंपोर्ट करोगे, अगर मैं कर रहा हूं, यहाँ पे कोई क्या है आपका, कोई कंज्यूमर है, वो कर रहा है, कुछ भी चीज मैं बाहर से ला रहा हूँ, आई हैव टू पे मोर, क्योंकि अब रुपी आपको ज्यादा देने पड़ेंगे डॉलर के बदले, क्योंकि आपका डेप्रिशिएट कर गया। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं बिजनेसमैन, जिनको रॉ मटेरियल बाहर से लाना होता है, तो उनको भी ज्यादा रुपी देने पड़ेंगे। तो जब आप ज्यादा रुपी पे कर रहे हो तो आप चीजों को महंगा बेचोगे आगे, तो मेरे लिए भी इन्फ्लेशन है। कंज्यूमर के लिए मैं बाहर से कोई चीज ला रहा हूँ, रॉ मटेरियल भी महंगा है, तो वो भी महंगा मिल रहा है, जो भी कंपनी है, जो भी है फॉर्म्स है, और साथ में उसको अगर रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है तो वो आगे महंगा बेचेगा, तो आगे आपकी कंट्री में भी इन्फ्लेशन होगा। मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आप ज्यादा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हो तो उससे क्या होता है, आपके इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो सकता है। ठीक है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन में चीजों को आप इंपोर्ट कर रहे हो, वो महंगी हो गई। क्यों महंगी हो गई, क्योंकि रुपी की आपका रुपी डेप्रिशिएट कर गया विथ रेस्पेक्ट टू डॉलर। विथ रेस्पेक्ट टू डॉलर आपका रुपी डेप्रिशिएट कर गया, किसकी वजह से, करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से। ठीक है, आपने देखा होगा, इसीलिए तो हमारा देखो रुपी है ना, वीक ही होता है डॉलर के रेस्पेक्ट में। व्हाई, बिकॉज वी नीड डॉलर फॉर क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स। हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बंद नहीं कर सकते। गोल्ड, गोल्ड भी हम बाहर से लाते हैं, यहाँ तो हम कुछ प्रोड्यूस नहीं करते। फिर आर्म्स वगैरह हो गए, हैवी मशीनरी हो गई। और मैंने आपको पहले बताया कि ये जो बास्केट है आपका करेंसी का, इस बास्केट में सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी है डॉलर। सारा ट्रेड डॉलर्स में होना है। ठीक है, अगर डॉलर, या तो आपके पास डॉलर हो, हम अब डॉलर ही यूज करते हैं क्योंकि डॉलर हर कंट्री लेती है, नहीं तो आप येन, युआन, पाउंड, यूरो भी यूज कर सकते हो। लेकिन हम डॉलर ही यूज करते हैं, ज्यादातर कंट्री डॉलर ही यूज करती है। क्यों यूज करती है, क्योंकि डॉलर एक्सेप्टेबल है भाई, एवरी कंट्री ये भी लेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉलर शुरू से सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है, हार्ड करेंसी है। अब युआन है, जैसे मान लो चाइना की, चाइना अपना युआन में करता है सब ट्रेड, चाइना कर सकता है, चाइना कैन पुट कंडीशंस, बिकॉज चाइना इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। अगर इंडिया भी कल को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हो जाए, इंडिया बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करे चीजों को, बहुत ज्यादा आपका एक्सपोर्ट करे, तो इंडिया भी कंडीशंस पुट कर सकता है। कल के डेट में इंडिया भी बोल सकता है मेरे रुपये को भी इसमें एसडीआर बास्केट में इंक्लूड करो। वो आपकी करेंसी पे डिपेंड करता है ना, उसकी डिमांड क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपका कितना है, आपकी करेंसी कितनी स्ट्रांग है, उस पर डिपेंड करता है कि आप ये बोल सकते हो कि नहीं मैं तो रुपये में ही करूंगा सारा ट्रेड। जिस दिन आप ये बोल पाओगे कि मैं तो रुपये में ट्रेड करूंगा, मैं क्रूड ऑयल के लिए भी रुपये दूंगा, मैं गोल्ड के लिए भी रुपये दूंगा, मैं सबके लिए रुपये दूंगा, और हर कंट्री आपके रुपये को एक्सेप्ट कर रही है, उससे रुपये आपका एसडीआर बास्केट में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, जब वो ऐसे फ्लक्चुएट नहीं करेगा डॉलर के ऊपर कि भाई डॉलर बढ़ा तो इतनी इतना फ्लक्चुएट करने लग गया, नहीं। जब उसकी डिमांड होगी, लोग बोलेंगे हाँ हमें भी रुपये चाहिए, तब वो जाके एसडीआर बास्केट में इंक्लूड होगा। तो अभी वो एसडीआर बास्केट में नहीं है, तो रुपी इसलिए आपका डॉलर के मुकाबले हमेशा वीक होता रहता है। बहुत कम चांसेस होते हैं जब वो आपका स्ट्रांग होता है,
डॉलर के मुकाबले वीक क्यों होता है? क्योंकि डॉलर की डिमांड हमेशा हाई होती है, डॉलर की डिमांड हमेशा हाई होती है, और रुपए की डिमांड है ही नहीं। हमारे यहाँ ही तो होता है रुपी यूज, और कौन सी कंट्री में होता है? तो यही वाली बात है, मेन में हमारे यहाँ होता है, या फिर नेपाल वेपाल चले जाओ, ठीक है। लेकिन आपके यहाँ पे अगर आपको बाहर से कुछ भी लाना है तो वो डॉलर ही मांगेगा आपसे, इसलिए डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा है। समझ गए आप बात को? तो ये है आपका डेप्रिसिएशन का रिस्क रहता है हमेशा, क्योंकि ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट आपका लो है, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट आपका हाई है, लो है, डॉलर कम है ज्यादा, उस हिसाब से आपकी कर, और हमारी तो करेंसी ज्यादा डेप्रिशिएट ही करती है, क्योंकि डॉलर की क्वांटिटी कम होती है तो डेप्रिशिएट कर देगी, ठीक है। जब आप पेपर में पढ़ते हो कि करेंसी डेप्रिशिएट की अप्रिशिएट की, यही रीजन होते हैं, ठीक है। आपके यहाँ से किसी ने बहुत सारे डॉलर्स निकाल लिए, FII बहुत सारा पैसा निकाल के चली गई, ठीक है, तो भी आपके डॉलर की सप्लाई कम हो गई, स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो जाएगा, रुपये की उस पर वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। किसी ने बहुत सारा इन्वेस्ट कर दिया यहाँ के शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट भी ऊपर जाएगा, रुपये की वैल्यू में फर्क पड़ेगा। तो ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड, कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट आता है, कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, डॉलर, आपको अल्टीमेटली ये देखना है कि डॉलर की सप्लाई बढ़ी है या घटी है, उसके हिसाब से आपका फॉरेक्स रिजर्व घटेगा या बढ़ेगा, उसके हिसाब से आपका रुपये डेप्रिशिएट होगा या अप्रिशिएट होगा। किस पे डिपेंड करता है? सब डॉलर पे। और डॉलर की सप्लाई बढ़ती है घटती किस पे? वो डिपेंड करती है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे। इज इट क्लियर? एक क्लास और लेनी पड़ेगी, नहीं याद देखते हैं खत्म। सो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी मेक क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव, ज्यादा महंगे हो जाएंगे क्रूड ऑयल भी, अगर डेप्रिसिएशन हुआ तो ज्यादा रुपये देने पड़ेंगे आपको, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया। Increase in crude oil prices will subsequently result in an increase in petrol and diesel prices. अगर आपका क्रूड ऑयल महंगा होता है, ठीक है, रुपया अगर आपका डेप्रिशिएट होता है, तो आपका क्या, पेट्रोल डीजल भी महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव हो जाएगा, और इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन। क्रूड ऑयल महंगा होगा कब होगा? जब आपका डॉलर के मुकाबले आपके रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई, अब आपको ज्यादा रुपये देने पड़ेंगे, ज्यादा रुपये देके लाओगे तो क्रूड ऑयल महंगा मिलेगा, क्रूड ऑयल महंगा मिलेगा तो पेट्रोल डीजल महंगा मिलेगा। अभी तो खैर वो एक्साइज ड्यूटी की वजह से मिल रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग, कि गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा लगा रखी है, वो भी देखेंगे एक्साइज ड्यूटी क्यों लगा रखी है। लेकिन क्रूड ऑयल अगर आपका महंगा हो जाता है, क्यों महंगा हो जाता है? सीधी सी बात है, रुपए आपका अगर डेप्रिशिएट कर गया तो आपको ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे डॉलर के मुकाबले, क्योंकि वहां बाहर से लाओगे तो डॉलर मांगेगा आपसे। आपने कई बार एक एग्रीमेंट सुना होगा, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। कई बार क्या होता है, हम किसी कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट कर लेते हैं, जैसे इंडिया ने मान लो ईरान के साथ कर लिया, तो इंडिया ने ईरान से कर लिया, तो इंडिया ईरान को अपने रुपये में पे कर सकता है। लेकिन ये हर कंट्री हमसे नहीं करती है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, कुछ कंट्रीज के साथ हम करते हैं। तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि हम अपनी करेंसी में उसको पे करके आ सकते हैं, ठीक है। तो वो बीच में एक दो कंट्री के साथ किया था, लेकिन फिर क्या होता है, ईरान पे जैसे यूएस ने सैंक्शंस लगाए, मान लो यूएस ने सैंक्शंस लगाए, तो यूएस के लिए क्या है, यूएस का जो कार्डसा एक्ट है, कार्डसा एक्ट क्या है? काउंटरिंग, ठीक है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज, पढ़ा होगा आपने इंटरनेशनल रिलेशन में, थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ठीक है। काउंट कार्ड सही है, एक्ट काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट।
इसमें से 3 पे आपके इसके एडवर्सरीज 3 है, ईरान, नॉर्थ कोरिया और तीसरा रशिया। 3 को डाला हुआ है इसमें। अगर आप इनसे कोई भी ट्रेड करते हो तो अमेरिका पे सैंक्शंस लगा सकता है। तो अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शंस लगाए, इंडिया ने भी उन सैंक्शंस को मान लिया भाई कि ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन चाइना नहीं माना। चाइना बोला मैं तो लूंगा इससे ऑयल, मैं तो करूंगा ईरान के साथ ट्रेड, मैं इसको सामान बेचूंगा, अभी कोविड में भी, कभी भी इसको जरूरत है मैं दूंगा। अब ईरान किसके सपोर्ट में आएगा? ईरान इसके सपोर्ट में आएगा ना भाई, उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर चाइना के लिए होगा। तो इंडिया अभी भी उस पोजीशन पे नहीं आ पाया है कि वो अमेरिका को बोले कि तू अपनी ऐसी तैसी करा, हम तो लेंगे तो लेंगे। वो प्रॉब्लम है अभी। तो यही है, ईरान पे जब आपने सैंक्शंस लगाए, जो आपके साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर रहा है, ठीक है, उसके आपके साथ छबार पोर्ट आपने वहां बनाया हुआ है जिसको आप यूज करना चाहते हो कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है, उसके लिए उसने हेल्प करी कि ठीक है। जब यूएस सैंक्शंस लगा रहा है तो उस समय आपको मानने की जरूरत है कि नहीं है, लेकिन आपको यूएस का साथ भी चाहिए, आपको रशिया का साथ भी चाहिए, एक स्टैंड लेना पड़ता है ना। तो वो वहां पे कहीं ना कहीं मिसिंग है वो स्टैंड। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप सबके दोस्त हो, सबके दोस्त होना तो बहुत मुश्किल है, कुछ तो दुश्मन बनाने होंगे। और जब दुश्मन बनाने, तो फिर दुश्मनी बनाने, जो आपकी जो आपका साथ दे रहा है, जो आपसे दोस्ती निभा रहा है, उसको आप अगर अकेला छोड़ जाओगे तो आगे वो आप पे विश्वास करेगा नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे होता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कैसे बढ़ते हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस वैसे भी बढ़ जाते हैं बहुत बार, लेकिन करेंसी के डेप्रिसिएशन से भी बढ़ते ही हैं। वैसे कभी कभी कैसे बढ़ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सऊदी, अगर आपका मिडिल ईस्ट में किसी भी तरह का क्राइसिस हो, तो सीधे सीधे प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि अगर मान लो किसी तरह से वॉर शुरू हो जाए मिडिल ईस्ट में, कि सऊदी अरेबिया ईरान इन कुछ कंट्रीज के बीच में, तो वो वॉर में इन्वॉल्व हो गए, तो उसके बाद क्या वो क्रूड ऑयल पे ध्यान देंगे? नहीं, क्रूड ऑयल की सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी, उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन। अभी नॉर्मल कंडीशंस में डेप्रिसिएशन हुआ तो यू हैव टू पे मोर रुपी, ज्यादा पैसे पे करके आने पड़ेंगे, क्योंकि अब डॉलर महंगा हो गया है, ज्यादा पैसे पे करके आओगे। पेट्रोल डीजल महंगा होगा, क्रूड ऑयल महंगा होगा तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो इन्फ्लेशन होगा। यही तो सीधा सा रूल है। क्रूड ऑयल महंगा होगा तो आपका पेट्रोल डीजल महंगा होगा, उसी से तो निकलते हैं। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो इन्फ्लेशन होगा। क्यों इन्फ्लेशन होगा? क्योंकि आपको जितने भी आपकी वेजिटेबल्स वगैरह है वो सब यहीं से होती है, या बाकी आइटम्स जो है आपके, वो भी सब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। अगर मुझे मान लो अभी, जैसे मान लो मेरा मुंबई से जम्मू ट्रांसफर होता है पैसा, अब मान लो आपके प्राइस ज्यादा है पेट्रोल डीजल के, तो पहले ट्रांसपोर्ट वाला अगर मुझसे मुंबई से जम्मू का सामान ले जाने का अगर 50,000 मांगता था, तो वो 60,000 मांगेगा। अब ये चीज क्या है, हमको पता नहीं चलती है, लेकिन अगर आप देखो पुराने से कंपेयर करके, यू विल फाइंड दैट इन्फ्लेशन इज देयर। ये आपके टमाटर प्याज ये महंगे क्यों होते हैं? स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है, वो तो है ही है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की तो हमने बात करी, सप्लाई डिमांड की भी हमने बात करी, ये भी तो एक रीजन है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ तो। किसी भी गाड़ी में रख के आप बेचने जाओगे तो उसी हिसाब से आप लोगे ना पैसा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बढ़ेगी ना, तो पेट्रोल डीजल एक्सपेंसिव हो जाएंगे। अगर पेट्रोल डीजल एक्सपेंसिव हुआ तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा। यही तो लॉजिक है सीधा सा। आपका जो आप आते हो, जिसमें जो आपकी वो होती है, क्या कहते हैं, मेटाडोर बोलते हैं या क्या बोलते हैं, जो आप आते हो, गाड़ी जो होती है आपकी, ठीक है, बस टाइप जो होती है, उसका जो आपका किराया होता है, फेयर जो होता है, तो देखो आप थोड़ा सा पेट्रोल डीजल प्राइसेस बढ़ेंगे, उसका फेयर बढ़ जाता है, या फिर वो स्ट्राइक करने लग जाता है, क्योंकि वो फेयर बढ़ाएंगे तो बाकी लोग नहीं देंगे फेयर। दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आपका सारा रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि भाई क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो पेट्रोल डीजल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो और अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा हाई हो गया, जैसा कि आपका 1991 में हुआ, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो सकता है।
कल को आपका रुपी बहुत ही डेप्रिशिएट कर गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा रुपी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट? एनीवन? बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट क्यों नहीं करता है रुपी? एनीवन? एनीवन? तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपका अनसस्टेनेबल है, रिस्क ऑफ कैपिटल फ्लाइट इज देयर, फॉरेन ओनरशिप ऑफ एसेट्स हो सकता है, ऑन कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी दिखाता है, रिस्क ऑफ डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन से ये देखो, ये रिस्क ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ ही ये वाला पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट उसी के साथ है। और हाई करंट अकाउंट डेफिसिट क्या कर सकता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है। एनीवन? मुशारत कैपिटल अकाउंट इज देयर, शकुल, surplus, any other student? डोमेस्टिक मार्केट हेल्प नहीं, ठीक है। वन स्टूडेंट हैज गिवन द राइट आंसर, नेम इज शकुल गुप्ता, ओके, यस, शकुल गुप्ता, ठीक है। हाँ शकुल ठीक है। नहीं आदिश्वर नहीं, ऐसा नहीं है। मुशारत, यू आर नॉट राइट, एंड देन मुशारत इज रॉन्ग, अरुण इज रॉन्ग, यस, टू सम पॉइंट अरुण यू आर राइट, शकुल इज राइट, बाकी सब कहाँ गए? वेयर आर अदर स्टूडेंट्स? भैया बाकी लोग कहाँ हो वहां पे? ठीक है, तो अभी हमने आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट देख लिया, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये करंट अकाउंट डेफिसिट देख लिया, इसके आपने अभी इम्प्लीकेशन देख लिया। अब कैसे आप करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट को आप कैसे कम करोगे? सो क्या क्या पॉलिसीज है, लेट अस सी वन बाय वन। A current account deficit occurs when the value of imports, goods, services, invisible incomes is greater than the value of exports। सही बात है, एक्सपोर्ट्स में आपको कम पैसा मिल रहा है, इंपोर्ट्स आप ज्यादा पैसा दे के आ रहे हो, मतलब जब आपके इंपोर्ट ज्यादा होते हैं बहुत, किससे? एक्सपोर्ट से। और वो भी किस रेस्पेक्ट में? मनी वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, वैल्यू देखी जाएगी ना, कि इंपोर्ट आपने मान लो, इंपोर्ट आपने 1000 करोड़ का करा, और एक्सपोर्ट सिर्फ आप 890 करोड़ का कर रहे हो, तो यहाँ पे आप 110 करोड़ डेफिसिट में चले गए। तो इस तरह से आपको मनी वैल्यू देखनी है, ठीक है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि इंपोर्ट, मैंने 10 आइटम इंपोर्ट करे, 10 आइटम, और मैंने एक्सपोर्ट एक ही आइटम करा, और जो इंपोर्ट करे वो आपके 500 करोड़ के हैं, और जो मैंने एक एक्सपोर्ट किया वही 700 करोड़ का है। तो यहाँ पे अगर आप आइटम के हिसाब से जाओ तो इंपोर्ट के ज्यादा है, लेकिन उसकी वैल्यू, मनी वैल्यू कम है, तो मनी वैल्यू देखनी है हमें, ठीक है। वी नीड टू सी दी मनी वैल्यू। तो जो ओवरऑल हमारे इंपोर्ट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, मतलब उनका पैसा हम ज्यादा दे के आते हैं बाहर वालों को, तो बाहर वालों को आपने पैसा दे दिया, आप कम कमा के लाए, तो करंट अकाउंट डेफिसिट होना ही होना है। तो पहला तो ये। अब करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? पहला तो क्या है, आप अपने एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हो। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर सकते हो, जैसा चाइना करता है, लेकिन हम वो काम नहीं करते, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन है, डीवैल्यूएशन आप कर सकते हो। इवन अगर आप मैनेज फ्लोटिंग में हो तब भी आप कर सकते हो, अब भी आप कर सकते हो। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता बाकी देश क्या कहते हैं, आपके रुपये वीक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, आपके रुपये पे क्या फर्क पड़ता है, आपको फर्क नहीं पड़ता है अगर, तो आप डीवैल्यूएशन कर सकते हो, जैसे चाइना करता है। चाइना डजंट फियर एनीवन। क्यों? चाइना क्यों नहीं डरता किसी से? क्योंकि चाइना इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री भाई। आप मानोगे नहीं, हर कंट्री चाइना से एक्सपोर्ट, वो इंपोर्ट करती है, चाइना हर चीज बनाता है, और मनी मैटर्स।
आप बोलोगे कि भाई चाइना की लाइट मत खरीदो दीपावली पे, ठीक है, जो इसकी आती है, ठीक है, वो जो आप दीपावली पे लगाते हो लाइटें आती हैं इसकी, आप बोलोगे कि सिर्फ दीपक खरीदो, ठीक है, जो दिए आते हैं वो खरीदो। चाइना वो दीपक बनाने लग जाएगा जो दिए आप खरीदते हो। चाइना हर चीज बनाता है, लेकिन आप अगर हर चीज नहीं बनाते, अब चाइना पे आप बैन वैन भी लगा दोगे, चाइना बोलेगा लगा दो भाई, मैं भी तुम्हें नहीं दे रहा कुछ सामान, तो चाइना पे बैन लगाओगे, दूसरी इकॉनमी का नुकसान है, क्योंकि आप बहुत हद तक चाइना पे डिपेंडेंट है। तो चाइना इसलिए नहीं डरता, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है। मान लो अगर मैं हूं यहाँ पे और मेरे दोस्त है यहाँ पे, मुझे पता है कि मुझे सब कुछ आता है, मेरे पास सब कुछ है, इनको मेरी जरूरत है, मुझे इनकी जरूरत नहीं, तो मैं कुछ भी करूं इनको मेरे पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे पे डिपेंडेंट है। ऐसे चाइना के साथ, चाइना ने सबको डिपेंडेंट डिपेंडेंट बना लिया खुद पे। और हम कहते हैं ना कि हम चाइना से इंपोर्ट बंद कर देंगे, चाइना का ये कर देंगे, चाइना का वो कर देंगे, तो भाई चाइना हमको तो, हमारा तो इंपोर्ट चाइना के रेस्पेक्ट में बहुत कम है। चाइना का मेन जो एक्सपोर्ट जाता है वो तो यूरोपियन कंट्रीज, यूएस, इधर जाता है। हम तो बहुत कम इंपोर्ट करते हैं चाइना, मतलब हमारा इतना इंपोर्ट है, हम इतना इंपोर्ट करते हैं चाइना से, लेकिन वो तो हमारी, अगर चाइना के एक्सपोर्ट का वो देखा जाए तो वो काफी कम पार्ट है। तो आप सोचो चाइना कितना एक्सपोर्ट करता होगा, और उसमें भी चाइना क्या कर रहा है अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना के और मैरीटाइम सिल्क रूट बना के सारे मार्केट कैप्चर कर रहा है। दूसरा, उसकी पॉलिसी बड़ी सही है, लोन दे दो पहले, किसी किसी कंट्री को लोन दे दो, और फिर उस पर इंटरेस्ट इतना चढ़ा दो कि वो आपका गुलाम बन जाए बाद में, श्रीलंका। फिर वो भागे भागे इंडिया के पास आएंगे, अब इंडिया क्या करेगा उसको। इंडिया क्या करेगा भाई, आपका आपने लोन क्यों लिया था, हमसे ले लेते, आपने चाइना से लोन लिया। दूसरे, चाइना की क्या खास बात है, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोइटेटिव है नेचर में। जैसे अफ्रीका जाएगा मान लो कोई इंडस्ट्री लगाने, तो वहां के लोगों को नहीं रखेगा जॉब पे, खुद के लोग लेके जाएगा, अपने सारे लोग लेके जाएगा वहां पे कि यही काम करेंगे। इस मामले में क्या है कि इसलिए इंडिया को फेवर करते हैं अफ्रीका वगैरह, क्योंकि इंडिया अगर कोई इंडस्ट्री लगाएगा किसी भी तरह की, कोई भी वहां पे खोलेगा बिजनेस या कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह कुछ भी लगाएगा, तो वहां के लोगों को जॉब्स देता है इंडिया। चाइना अपने ही लोगों को लेके जाता है, ठीक है, एक्सप्लोइटेटिव नेचर है चाइना। हाँ, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं उसे, दैट इज डेट, जो श्रीलंका के साथ किया हम्बन तोता पोर्ट अपने उसमें करने के लिए, दैट इज डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। देखो साउथ चाइना सी पे वो कब्जा करके बैठा है, यूएस, इंडिया, बाकी कंट्री जो ये आपके साउथ चाइना सी में जिनका स्टेक है, वो सब सिर्फ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन चिल्लाते रहते हैं, लेकिन चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाइना पे केस भी किया, चाइना को केस हार भी गए चाइना, फिर भी चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ट्रीटी आपकी अनक्लोज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, उसमें ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात की गई। चाइना को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चाइना बहुत पावरफुल हो चुका है, ठीक है, तो वो वाली बात। यूएस ने ईरान पे सैंक्शंस लगाए, चाइना ने बोला मैं नहीं मानता। यूएस ने बोला हम आपके एल्यूमिनियम और स्टील पे ड्यूटी लगाएंगे, चाइना बोला ठीक है, तू मेरे को जो सामान बेचता है मैं उस पर ज्यादा ड्यूटी लगा दूंगा। ऐसा है, क्योंकि उसके पास अपना एक्सपोर्ट है, तो ठीक है। तो पहला क्या, डी वैल्यू आप कर सकते हो, डी वैल्यू का हम ये बात करते थे, डी वैल्यू आप कर सकते हो, ठीक है। तो नेशनलिज्म इज गुड, बट नेशनलिज्म के साथ यू नीड टू बी रैशनल ऑल्सो, ठीक है। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, आपको आपकी वीकनेस पता होनी चाहिए। स्ट्रेंथ पता हो ना हो, यू मस्ट नो अबाउट योर वीकनेस, उसको इंप्रूव करना है ना भाई। स्ट्रेंथ तो आपकी है ही, वीकनेस को इंप्रूव करना है। जैसे कई लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन, चीजों को डिले करते रहते हैं।
दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स। कल पढ़ लेंगे, कल नोट्स बना लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, दे पाइल अप द थिंग्स, ऐसे पाइल अप कर देते हैं। न्यूज़पेपर पाइल अप, 1 महीने का पाइल अप हो गया, अब क्या पढ़ोगे उसको? जैसे खाना रोज खाते हो ना सुबह शाम, वैसे न्यूज़पेपर है। अगर आप सुबह इसको खाना भूल गए, आज खाना भूल गए, तो कल बहुत कम चांसेस है इसको आप खा पाओ। ऐसे ही आपके ये है बाकी स्टडी, आज खत्म करना है तो आज ही खत्म करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन, if you are habitual of procrastination you will not achieve success. That is the biggest problem. Weakness है, बहुत लोगों की वीकनेस होती है, कीप ऑन डिलेइंग द थिंग्स। ठीक है, आप में से 90% लोग मेरे साथ राजी होंगे कि ये सबसे बड़ी वीकनेस है, तो आपको वीकनेस दूर करनी है। तो ऐसे ही आपका इंडिया चाइना वाली बात है, या किसी भी कंट्री के साथ, यूएस के साथ। चाइना क्यों इतना कर रहा है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है कि वो यूएस को काउंटर कर सके। अब इंडिया को अगर चाइना को काउंटर करना, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। पहले आप खुद को उस लेवल का बनाओ कि फिर आप चाइना को काउंटर कर सको या यूएस को काउंटर कर सको। आपने देखा हो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन दोनों में आपने देखा हो तो अमेरिका तब तक नहीं आया जब तक उसको लगा कि अब मेरे को घुसने की जरूरत है। वो खुद को स्ट्रॉन्ग करता था। फालतू में क्यों वॉर में घुसना? वॉर में तभी घुसो जब आपको लगता है कि अब सब कमजोर पड़ गए, अब आप जाके वॉर जीत सकते हो, या फिर अब आपको लोग मानेंगे अगर आपने उनकी हेल्प की। ठीक है, सो फर्स्ट इज डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन कर सकते हैं, हम तो नहीं करते लेकिन चाइना करता है, हम कर सकते हैं। अगर कल को मान लो हम एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, हम हर चीज बनाने लग जाए, मान लो मेक इन इंडिया आपका सुपर सक्सेसफुल हो जाए, जो पॉसिबिलिटी काफी कम है, लेकिन मेक इन इंडिया मान लो सुपर सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है, क्योंकि मेक इन इंडिया के लिए स्किल इंडिया का सक्सेसफुल होना जरूरी है, और इन सब का सक्सेसफुल होने के लिए पहले कोरोना का जाना जरूरी है। ठीक है, और कोरोना का जाना ना आपके हाथ में, ना मेरे हाथ में, ना किसी गवर्नमेंट के हाथ में। जिसने बड़ी बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज को हिला के रख दिया, उसका फिर अब मान लो थर्ड वेव आ गई, थर्ड वेव के बाद फोर्थ वेव आ गई, तो सुनामी की तरह वेव पे वेव आई जा रही है। ठीक है, तो जैसे सुनामी बहा के ले गई, ऐसे ही कोरोना का पता थोड़ी ना, थर्ड वेव आ गई, फोर्थ वेव आ गई। फिर आप भी थोड़ा अपना ध्यान रखो, वैक्सीनेशन वगैरह लगवा लो। ठीक है, सेकंड क्या है, डोमेस्टिक कंजम्पशन को रिड्यूस करके। ठीक है, जो आप बाहर से चीजें ला रहे हो, इम्पोर्ट्स, ठीक है, बाहर से जो आप इम्पोर्ट्स करके चीजें ला रहे हो, उसको कम किया जाए। बाहर से आपको इम्पोर्ट रोक दिया जाए। आप बाहर से इम्पोर्ट कब कर पा रहे हो, जब आपके पास पैसा है। बाहर से इम्पोर्ट आप तब कर पा रहे हो जब आपके पास पैसा है। मेरे पास पैसा है तभी तो मैं बाहर से महंगी चीजें ला सकता हूँ। अगर मैं आपके पास इस पैसे को कम कर दूं, ठीक है, पैसे को कम कर दूं, तो अपने आप आपका कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगा। मान लो बाहर से मेरे को जैसे कहीं, पता नहीं कौन सा, हाँ लुई विटॉन, लुई विटॉन पता नहीं यही नाम है क्या, हमें तो पता भी नहीं है। लुई विटॉन पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। इसका एक बैग आता है, 70,000 का आता है वो। ये लंदन से ही मिलता है। ठीक है, मैंने किसी के लिए मंगाया था इसलिए मुझे पता है, लेकिन मैं ये देख के हैरान रह गया कि 70,000 का एक बैग। अब उसके पास पैसा है तो भाई उसने मंगा लिया, मेरे पास तो नहीं है। अगर मैं उसके पास पैसा नहीं छोड़ू तो वो ये बैग मंगा पाएगी नहीं ना। तो ये होता है, आपको डोमेस्टिक कंजम्पशन रिड्यूस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों का पैसा कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पैसा कैसे कम कर सकते हो, टाइट फिस्कल पॉलिसी से, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, या फिर टैक्सेस बढ़ा। आप टैक्सेस चाहो तो लोगों पे यहाँ पे भी बढ़ा सकते हो, आप टैक्सेस चाहो तो जो इम्पोर्ट आप आइटम कर रहे हो उस पर भी बढ़ा सकते हो। फिर ज्यादा ड्यूटी लगा दो, महंगा हो गया हो। समझ गए बात को आप? ज्यादा महंगा हो जाएगा, लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। जैसा अभी मैंने तो, जो ये बैग है ये लंदन से कोई आ रहा था उससे मंगवाया। लेकिन अगर आप, ठीक है,
अगर आप खुद से मंगाते हो तो वो यहाँ के टैक्सेस वैक्सेस लग लुगा के वो और महंगा हो जाएगा। जैसे कई लोग के क्या है, यूएस से कोई आता है रिलेटिव तो उसको बोलते हैं आईफोन लेके आ जाना यार, या एक, ठीक है, आईपैड ले आना, आईफोन ले आना, आई टैब ले आना, आई टैब ले आना, आईफोन ले आना, ये सब चीजें मंगाते हैं क्योंकि वहाँ सस्ता मिलता है, टैक्सेस नहीं लगेंगे ना, यहाँ पे आएगा तो उस पर टैक्सेस। खैर अब तो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने लग गए हैं, ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स लग गई हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पहले ऐसा था। ठीक है, तो ये आप कम कर सकते हो। अरे भाई आदिश्वर सरोजनी नगर क्या करने चले गए तुम, वो तो लड़कियों के लिए हब है। दिल्ली में एक है सरोजनी नगर, ठीक है। वहां पे आप जाओ, 5,000 रुपए में एकदम टिप टॉप होके आओगे, तो ऐसा लगोगे बिल्कुल जैसे कि अभी बॉलीवुड में बस एंट्री करने वाला है या करने वाली है, ठीक है। तो ये हब है, लेकिन ये फीमेल्स के लिए है, यहाँ पे ज्यादातर लेडीज जाती है उनको मैं गया हूँ, ठीक है, देखना है सरोजनी नगर। ऐसी बात नहीं, लड़कों के लिए भी मिलता है सामान वहाँ पे, लेकिन आप वहाँ खाने पीने भी जा सकते हो, हम तो खाने पीने जाते थे, ठीक है। काफी कंजेस्टेड है अभी तो जाने, अभी तो इस समय अगर आप सरोजनी नगर, चलो अभी तो खैर वहाँ पे नहीं होगा, बंद है, कोरोना की वजह से थोड़ा बहुत वो क्या होगा, रेगुलेटेड होगा। इतना कंजेस्टेड होता था, पैर रखने की जगह नहीं होती, क्योंकि सस्ता मिलता है वहाँ पे सारा सामान, ठीक है। आपने गाना भी सुना होगा हनी सिंह का, ठीक है, उसमें सरोजनी नगर का उसमें वो इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो पहला डिवैल्यूएशन कर सकते हो, दूसरा डोमेस्टिक कंजम्पशन रिड्यूस कर सकते हो, तीसरा सप्लाई साइड, आप चीजों को सप्लाई बढ़ा दो। अगर आप प्रोड्यूस करने लग जाओगे, सप्लाई बढ़ जाएगी, तो अपने आप कॉम्पिटिटिवनेस आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, सीधी सी बात है। आप ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करोगे तो एक्सपोर्ट करोगे, तो सीधी सी बात है, पहला क्या है, डिवैल्यूएशन कर सकते हो। दूसरा क्या है, आप वो इम्पोर्ट्स को कम कर सकते हो, कैसे, टैक्सेस लगा के या फिर उस पे लोगों के पास पैसा कम छोड़ के। या तीसरा, अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा दो। एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगे, जब आप उन चीजों को प्रोड्यूस करोगे। इसलिए गवर्नमेंट ने वो देखा होगा आपने, एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट बहुत सारी रिबेट देती है, एमएसएमई को प्रमोट करने का रीजन यही है। एमएसएमई कंट्रीब्यूट करते हैं एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा, इसलिए एमएसएमई को प्रमोट किया जाता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बहुत एक्सपोर्ट करते हैं चीजें, ठीक है। तो इसलिए इनको लोन सस्ता दिया जाता है, क्योंकि ये बाहर से कैपिटल लेके आएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, तीन आपके पास तरीके हैं, या तो डिवैल्यूएशन कर दो, जो हम करते नहीं है, या आप इंपोर्ट्स को कम कर दो, या आप एक्सपोर्ट बढ़ा दो। तीन तरीके ही हैं आपके पास। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या लिया है, पहले तो क्रूड ऑयल रिलेटेड मेजर्स, ठीक है। तो क्रूड ऑयल पे गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है पेट्रोल और डीजल पे, ताकि क्रूड ऑयल आपका क्या है, पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन कम हो। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई तो पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन कम हो, तो हमें क्रूड ऑयल कम लाना पड़े। समझ गए आप बात को। तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के पीछे ये भी एक लॉजिक है। अगर आप पेट्रोल डीजल सस्ता कर देंगे तो आप बहुत ज्यादा यूज करोगे, तो हमें उतना ही लाना पड़ेगा। सस्ता हो गया तो भी, बल्कि ज्यादा क्रूड ऑयल लाना पड़ेगा, कंजम्पशन बढ़ गया तो क्रूड ऑयल, आपने पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी लगाई तो लोग कम कंज्यूम करेंगे, तो हम क्रूड ऑयल कम लेके आएंगे। ये क्लियर है पहला पॉइंट, ठीक है। तो इम्पोजिशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी, जो आप बार बार पूछते हो कि इतना महंगा क्यों, इतना महंगा क्यों, उसका एक रीजन ये भी है। दूसरा क्या है, अगर हम क्रूड ऑयल ला भी रहे हैं उसके बाद एक्स्ट्रा, तो उससे हम स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बना रहे हैं, जो हमारे इमरजेंसी में काम आएंगे। कल मैंने डिस्कस किया था स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, स्लाइड्स भी दी थी आपको, पढ़ ली होगी आपने। उसमें बस याद रखना है कहाँ कहाँ बनाया है और क्या है, वो मैंने आपको बता ही दिया। रॉक कैवर्न्स के नीचे हम स्टोर करके रखते हैं, इसलिए स्टोर करके रखते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो क्रूड ऑयल जो है उस पे एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ाई जाती है, पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का रीजन यही है कि पेट्रोल डीजल जितना महंगा होगा आप उतना ही कम कंज्यूम करोगे। देखो अब ऐसा है, पेट्रोल डीजल आपका 100 रुपए मिल रहा है लीटर, 100 रुपए,
गवर्नमेंट चाहे तो इसको 500 रुपए भी कर सकती है, 500 क्यों नहीं करती है? देखो वो भी गवर्नमेंट भी सोचती है ना कि भाई जो बंदा बाइक रख रहा है, कार रख रहा है, या फिर ट्रांसपोर्ट वाले भी है, तो 100 रुपए बाइक कार रख रहा है तो 100 रुपए अफोर्ड कर सकता है। इन्फ्लेशन भी तो इतना हुआ है ना भाई। जब आप मैकडी में जाके, ठीक है, जब आप वो 2 रुपए का बर्गर, उसके लिए आप 50 रुपए दे सकते हो, तो फिर क्या आप यहाँ पे 100 रुपए नहीं दे सकते? बर्गर कितने का है? वो 2 रुपए का बर्गर है, और उसमें कुछ अगर उसने डाला बीच में 5 रुपए मान लो, और के टमाटर प्याज कुछ डाल दिया, चीज डाल दिया, वो आप 50 रुपए दे रहे हो उसको। फ्रेंच फ्राइज, 20 रुपए के फ्रेंच फ्राइज के आप 70-80 रुपए दे रहे हो। मतलब वहां पे आप देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पेट्रोल डीजल के प्राइसेस थोड़े से बढ़ते, इन्फ्लेशन भी तो है ना भाई, बाकी चीजों के प्राइसेस भी तो बढ़े। तो आप यही मान लो कि इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा है। तो गवर्नमेंट जो है वो एक्साइज ड्यूटी को कम इसलिए नहीं कर रही क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कम ना करने के बहुत फायदे हैं। पेट्रोल डीजल तो महंगा ही होना चाहिए ताकि आप कंजम्पशन, फिर भी गवर्नमेंट ने 100 रुपए रखा ना। जैसे कई लोग बोलते हैं अब की बार पेट्रोल 100 पार, तो भाई 100 रुपए होगा ना, इन्फ्लेशन भी तो इतना है ना। फिर गवर्नमेंट आपका एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ा रही है? क्योंकि क्रूड ऑयल कम लाना पड़े, कल को कम कर देगी। आप तो अभी आप 1 लीटर कम में काम चला रहे हो, मैंने इसको ही प्राइस कम करके मान लो 70 कर दिया, तो आप 1 लीटर थोड़ी ना लोगे। फिर आप 1.5 लीटर डलवाओगे और इधर उधर घूमोगे कि चलो आज इधर चलते हैं, कल उधर चलते हैं। अभी आप सोचते हो कहीं पे भी जाने से पहले कि यार पेट्रोल खर्च हो जाएगा, उससे बहुत सारे फायदे हैं। आप पैदल चलते हो, ठीक है, आप पॉल्यूशन कम करते हो, आपकी बाइक कम चलती है, कार कम चलती है, जरूरत के समय ही चलती है, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है। समझ गए आप बात? इधर उधर आप गेड़ी मारने नहीं जाते हो, पढ़ाई करते हो, घर पे बैठे रहते हो, घर वालों से पेट्रोल डीजल के पैसे मांगोगे, बोलेंगे इतना महंगा है, नहीं दे रहे। बहुत सारे फायदे हैं, समझ लो बात को आप। तो पेट्रोल डीजल तो और महंगा कर देना चाहिए गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से। तो ट्रांसपोर्ट पे क्या करे? ट्रांसपोर्ट पे सब्सिडी दे दे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सब्सिडी दे दो। हर जगह गवर्नमेंट कोशिश कर रही है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पहुंचाने की। हमने बजट में भी पढ़ा था कि टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में मेट्रो लाने का चल रहा है। तो गवर्नमेंट जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो ना भाई। क्यों अपनी बाइक या बुलेट आपने ले रखी है, यहाँ पे बुड़ 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 आवाज करके लोगों को परेशान करते हो? क्या फायदा है उससे? आपको अपनी जगह पे पहुंचना है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो। एक बंदे के लिए आप कार यूज कर रहे हो जिसमें 5 लोग बैठते हैं, तो आप कितना पॉल्यूशन फैला रहे हो, कितना वो डीजल, कितना सल्फर सब एमिट कर रही है। तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना यार। जब महंगा होगा तो सोचोगे आप कि चलो यार आज तो ना मेट्रो से चलते हैं या आज बस से चलते हैं। नहीं तो क्या, सस्ता होगा तो चलो यार निकालो कार, निकालो बाइक। समझ गए बात को आप? तो पेट्रोल डीजल महंगा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, सस्ता ही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर बहुत ज्यादा पेट्रोल डीजल के प्राइस भी बढ़ेंगे तो फेयर में कितना 50 पैसे या 1 रुपए का फर्क आता है। इतना तो आप अफोर्ड कर ही सकते हो ना भाई, उसके लिए क्या चीख मार चिल्लाना है? ठीक है। तो ये पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ना कोई बहुत वो नहीं है कि भाई इस पे रोना पीटना शुरू हो जाओ, इसके पीछे लॉजिक है। तो ये पहला आपका एक्साइज ड्यूटी हम लगाते हैं। दूसरा क्या है? स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाया। तो पहला क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो लिया, सबसे बड़ा हमारा क्रूड ऑयल का ही था, सबसे ज्यादा इम्पोर्ट। अगर आप लगा दोगे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी, कम पेट्रोल डीजल यूज करोगे, धीरे धीरे हो सकता है लोग इतने हैबिचुअल हो जाए पैदल चलने के या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कि वो अपने प्राइवेट व्हीकल्स यूज ही ना करें। तो कितना सेविंग्स हो जाएगा यार। फिर आगे जाके क्या हमें क्रूड ऑयल ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा? नहीं। हो सकता है एक टाइम ऐसा है जैसे फॉरेन में लोग यूज करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप कितने ही अमीर हो वहां पे, कितना ही अमीर कोई फिल्म स्टार हो, हॉलीवुड स्टार हो, जैसे आपका कीनू रीव्स का नाम सुना होगा आपने। अगर आपने मैट्रिक्स, ठीक है, एक मैट्रिक्स की सीरीज है, ठीक है, और एक और सीरीज है, ठीक है, जिसकी 2 मूवी 3 बन गई शायद उसमें भी। तो मैट्रिक्स की सीरीज अगर आपने देखी होगी पुरानी, ठीक है, तो तीनों न्यूज है, वो बहुत पैसा है उसके पास, लेकिन वो किससे ट्रैवल करता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट।
हमारे यहाँ पे देख लो, जितने आपको दिल्ली में आईएएस आईपीएस जितने मिलेंगे सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यूज करते हैं। सेकंड इज जॉन विक, ही इज माय फेवरेट, तो मैंने इसकी सारी मूवीज वॉच की है, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा भी है, ठीक है। सो आप अगर देखोगे दिल्ली में आईएएस आईपीएस आईआरएस सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, इलेक्शन कमीशन वाले सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। लेकिन आप छोटी सिटी में चले जाओ, वहां पे देखो आप, वहां पे दिखावा होता है बस, गाड़ी, ठीक है, बाइक, ये वो। आप कभी ये नहीं सोचते कि भाई आप दिखा तो रहे हो, लेकिन उस दिखावे से क्या आप क्या हो जा रहा है, और दूसरी बात आप पॉल्यूशन कितना कर रहे हो, आप अपने घर वालों का पैसा कितना उड़ा रहे हो या खुद का पैसा कितना उड़ा रहे हो, ठीक है। चलो खैर, ये मोरल ज्ञान जो है आपको वो एथिक्स की क्लास में आप लोगे। अब आप इतने बड़े हो चुके हो कि मैं कितना ही मोरल ज्ञान दूं, तो आप ये और सोचोगे कि फालतू की बकवास करता है, इकोनॉमी पढ़ाता नहीं है और ज्ञान देने पड़ जाता है। आजकल ज्ञान देना भी नुकसान वो है ना, ठीक है, बहुत नुकसानदायक है, गालियां पड़ती है, ठीक है। कल को मैं गाड़ी लेके आया एसआर में या कहीं पे भी आपने मुझे गाड़ी मैं बैठे हुए देख लिया, बोलोगे साला खुद गाड़ी में घूमता है, हमें बोलता पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ज्यादा ज्ञान देना भी क्या है कि ना, थोड़ा सा मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करता हूँ, जरूरत हो तो गाड़ी यूज करता हूँ। सेकंड, गोल्ड रिलेटेड स्कीम। आपको पता है मैंने सबसे ज्यादा इम्पोर्ट हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल, सेकंड नंबर पे गोल्ड, ठीक है। इन दो, ये तो हम सारा बाहर से लाते हैं, मतलब गोल्ड के अलावा बाकी चीजें भी करते हैं, लेकिन ये दो चीजें हम सबसे ज्यादा बाहर से लाते हैं, ठीक है। क्योंकि क्रूड ऑयल तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर किसी ने बाइक खरीद रखी है डाउन पेमेंट करके, ठीक है। और गोल्ड की नेचुरल एफिनिटी इंडियंस को गोल्ड से, शादी ब्याह में सब जगह पे गोल्ड ही चलेगा। केरला में आप चले जाओ तो शादी में सिर्फ गोल्ड चलता है, 100 करोड़ का गोल्ड पहनाया जाता है। क्या बकवास है ये, गोल्ड, सीधी सीधी सी शादी होनी चाहिए, क्या करना है गोल्ड का, ठीक है। तो ये बस, अब क्या कर सकते हैं, कल्चरल इशू कर दे, कल्चरल इश्यूज। आप किसी के कल्चर के साथ कुछ बोलोगे तो फिर वो पंगा हो जाएगा। तो ना मैं कुछ कर सकता हूँ उसमें, आप ना आप कुछ कर सकते हो। सोसाइटी और ये कल्चर जो है, ठीक है, इसमें हम बंधे हुए हैं, ठीक है। तो हम उसके अगेंस्ट जाएंगे, वी विल बी इन प्रॉब्लम, ठीक है। अरे ऑडियो ऑडी बिक गई यार, कोरोना में कुछ नहीं बचा। एक लड़का, एक स्टूडेंट कह रहा है कि ऑडी, अब ऑडी ऑडी कुछ नहीं है हमारे पास, अब हम अब ऑटो में घूमते हैं या कैब में घूमते हैं, मजा है यार उसी में ही है, खुद चलाओ गाड़ी, बड़ा बड़ा स्ट्रेस आता है। मुझे ड्राइव करने में बहुत स्ट्रेस आता है, मैं तो चाहता हूँ कोई और ड्राइव करे, मैं बैठा रहूँ बस, उसमें अलग ही मजा है, ठीक है। घर पे भी जाता हूँ तो मैं कभी ड्राइव नहीं करता, ठीक है। तो ये स्लाइड पढ़ लेते हैं, बाकी तो आज तो क्लास हो नहीं पाएगी, कंप्लीट कल ही होगी, क्योंकि ऑफिस भी जाना है। तो पहला क्रूड ऑयल से रिलेटेड, दूसरा गोल्ड से रिलेटेड। अभी जो स्लाइड्स आएंगे, जो टॉपिक्स आएंगे, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग और सारे कंसेप्चुअल है, ठीक है। कंसेप्चुअल, पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट ही कंसेप्चुअल है। अब पॉलिसी मेजर्स, इसके अलावा ये क्या है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। तो पहला आपको इंपोर्ट कम करने हैं इनके, और दूसरा आपने एक्सपोर्ट बढ़ाना। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने बनाई हुई है, जहाँ पे हम उनको टैक्स वैक्स में रिबेट देते हैं कि आपको जो भी बनाना है वो बनाओ, उसको एक्सपोर्ट करो, वी विल गिव यू द रिबेट इन टैक्स, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। एक्ट आया था 2005 में, सब जगह पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन हर स्टेट में बनी हुई है। वहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री सेटअप होता है पूरा, बहुत बड़ी जो ये जो एरिया होता है बहुत बड़ा होता है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज होती है बहुत सारी। वो जो भी मैन्युफैक्चर करती है और उसको एक्सपोर्ट करती है, उसमें उनको टैक्स में रिबेट होती है या उनको लोन सस्ते मिलते हैं, बहुत सारे उनको फायदे एक्सपोर्ट प्रमोट करने के। जैसे मैं कहूँ ना, इंसेंटिव है, मैं बोलूँ अभी क्लास में कि भाई आप में से एक टेस्ट लूँ, आप में से जो टॉप करेगा उसको मैं रेडिसन में जाके कॉफी पिलाऊँ, या रेडिसन में लंच कराऊंगा या डिनर कराऊंगा। तो अब आप मेहनत करोगे कि यार चलो रेडिसन में खाना खाने को मिलेगा, चाय पीने को मिलेगी, कॉफी पीने को मिलेगी, इंसेंटिव इज देयर ना। अगर मैं ऐसे ही आपका टेस्ट लूंगा तो मान लो टॉप किसी ने किया, लेकिन उसको 100 में से मान लो 60 नंबर आ रहे हैं, वो टॉपर है, क्योंकि किसी ने मेहनत नहीं की।
और जब मैं कोई इंसेंटिव दे दूंगा तो आप सब मेहनत करोगे, हो सकता है टॉपर का 100 में से 100 हो, या 4 लोगों के 100 हो। समझ गए आप बात को? तो इंसेंटिव जो होते हैं वो चीजों को ड्राइव करते हैं। आपके घर वाले भी तो ऐसे ही बोलते हैं कि तू टॉप करेगा तेरे को बाइक दिला देंगे, तू ये करेगा तो ये कर देगा। अभी आप KS IAS क्यों बनना चाहते हो? बिकॉज देयर आर इंसेंटिव एसोसिएटेड विद दीज जॉब। सोसाइटी में स्टेटस, लोग आपसे बात करने से पहले 4 बार सोचेंगे। अभी तो आपको कोई कुछ भी बोल देता है कि भाई आप तो इस पोस्ट पे है। फिर आपका यहाँ पे क्या है, आपको बहुत सारे क्या मिलते हैं यहाँ पे, प्रिविलेजेस। प्राइवेट जॉब में पैसा है, लेकिन जो हवा है वो तो यही है। हवा बनाने का मजा अलग है ना, इसलिए लोग इसके पीछे भागते हैं। इंसेंटिव्स आर देयर, प्रिविलेजेस आर देयर। नहीं तो आप IIM से MBA करोगे या कहीं से भी MBA करके प्राइवेट जॉब में घुस जाओगे तो 10 साल बाद आप बहुत आगे पहुंच जाओगे, अगर आप में कैपेबिलिटी है। इनसे आप 10 गुना ज्यादा पैसा कमाओगे, 20 गुना ज्यादा कमाओगे। बट वो प्रेस्टीज जो है, वो जो पावर है, वो जो आपका प्रिविलेजेस है, वो जो इंसेंटिव है, वो जो हवा है, वो यही है इन केस ऑफ इंडिया। ठीक है। एंड लास्ट इज इसी में IFSC, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आगे वापस से पढ़ेंगे। सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए हमने गांधीनगर में बनाया गिफ्ट गिफ्ट सिटी, और आप दूसरा काम बनाएंगे। तो अब इन्हीं को हम पढ़ेंगे कि क्रूड ऑयल, गोल्ड और तीसरा, ठीक है। अगर आप देखो नेक्स्ट स्लाइड, आज ये स्लाइड्स भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। क्रूड रिलेटेड मेजर्स पढ़ेंगे। देखो अगर आप याद हो तो मैंने कहा था इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे ने जो आप एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हो उसको बोला इम्प्लिसिट कार्बन टैक्स। इम्प्लिसिट, छुपा हुआ है। कार्बन तो एमिट हो रहा है ना भाई, उससे नुकसान कितना हो रहा है एनवायरमेंट को, इसलिए एक्साइज ड्यूटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज की गई है। अगर पेट्रोल और डीजल आपके चीप हो जाएंगे, लोग ज्यादा यूज करेंगे ज्यादा पॉल्यूशन होगा, इसलिए पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के प्राइसेस हाई रखी है। ठीक है, तो आगे ये पढ़ेंगे कल। चलो ये तो स्लाइड पढ़ी ली। क्रूड में आगे ये स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, फिर भी एक बार देखेंगे थोड़ा सा। फिर इंपोर्ट ऑफ गोल्ड के लिए 3 स्कीम है। गोल्ड इंपोर्ट बैड क्यों इकोनॉमी के लिए, और मैं बार बार बात करता रहता हूँ कि गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, उसका रीजन ये है, नॉमिनल वर्सेस रियल, ये कल देखेंगे। फिर इंपोर्ट ऑफ गोल्ड रिड्यूस करने के लिए 3 स्कीम्स लेके आए। गोल्ड मोनेटाइजेशन पहली आपकी है, दूसरी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, तीसरी आपकी गोल्ड बुलियन स्कीम। ये 3 स्कीम कल देखेंगे। फिर एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए एग्जिम पॉलिसी है, ठीक है। फिर आपका MEIS स्कीम है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के लिए। फिर सर्विस के लिए SCIS स्कीम है। फिर आपका वही मैंने ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट पढ़ाया था वो है। फिर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाए जाएंगे, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाए जाएंगे। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाई गई है, सेज एक्ट पढ़ेंगे। फिर गिफ्ट सिटी बनाई गई है। फिर मेंस के ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। ये उस समय का क्वेश्चन है तो इसको चेंज कर देंगे। उस समय ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन कर रही थी, ठीक है, इसको चेंज कर देंगे। अब ऑयल प्राइसेस इंक्रीज कर दिया तो उस हिसाब से, ठीक है। तो कल इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज और पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी देख लेते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। एक करते हैं। हाँ, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पढ़ेंगे कल। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है, नीर क्या होता है, रीर क्या होता है, फॉरेक्स रिजर्व और बजट में और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है, तो क्या क्या पढ़ेंगे कल। ये बस इसके बाद खत्म है, फिर आप वो पढ़ेंगे करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में आपकी एक वो बनाई गई है कमेटी की, 100% क्यों नहीं कर सकते। वो कमेटी है तारापुर कमेटी। तारापुर कमेटी पढ़ेंगे, ये रही तारापुर कमेटी।
फिर उसके बाद नीड और रीड पढ़ेंगे, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका एनसीईआरटी का पेज उठाया हुआ है नीड और रीड का, जो 12th की मैक्रो मैंने आपको बताई थी वो। तो उसके बाद फॉरेक्स जो पढ़ेंगे क्या क्या आता है उसमें। फिर उसके बाद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस, और उसके बाद जीडीपी शुरू करेंगे। ठीक है, तो जीडीपी पढ़ेंगे पूरा, जीडीपी के लिए एक क्लास लगेगी, और उसके बाद मेंस का एक टॉपिक है तो वो पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो 9 आपकी आज मैंने क्लास ली है, कल लूंगा परसों लूंगा, फिर तो सैटरडे संडे आ गया। फिर नेक्स्ट वीक का कोई पता नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं घर जा रहा हूँ, तो उसका कुछ पता नहीं है। तो उससे पहले मेरा प्लान है कि मैं जीडीपी तक कम से कम खत्म करा दूँ। ठीक है, क्योंकि जीडीपी के बाद हार्डली एक वीक की क्लासेस बचेगी, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल